आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2020 का विज्ञान का पेपर। पहला क्वेश्चन, घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपयुक्त सभी। तो इसमें पहला होगा सतह की प्रकृति पर। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या जूल पर सेकंड। तो किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चौक की गति क्या है? दोलन गति है, सरल रेखीय गति है, घूर्णन गति है या वृत्तीय गति है? तो ये घूर्णन गति है। क्वेश्चन नंबर 4, नर तथा मादा के युग्मक संयोग की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जनन कहते हैं या बीज निर्माण? तो निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सजीव है? मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल? तो तीसरा केचुआ हमारा क्या है? सजीव है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विलिंगीय पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो द्विलिंगीय पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें पुंकेसर जो कि क्या है कि नर जननांग है तथा स्त्री केसर मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगीय पुष्प कहते हैं या इन्हें उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? टमाटर हो गया, बैगन हो गया, गुलाब हो गया या सरसों का फूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वर्धी प्रजनन कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वर्धी प्रजनन क्या होता है? यह अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा किसी पौधे की कायिक भाग, जैसे कायिक भाग में कौन कौन से आते हैं? जड़, तना, पत्ती आदि से उत्पन्न होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि आलू के कंद की कलिकाओं द्वारा नए पौधे का बनना, अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधों का बनना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति या झूले की गति, झूला जैसे आगे पीछे जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेशीय बल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो पेशीय बल क्या होता है कि शरीर की मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल पेशीय बल या मांसपेशीय बल कहलाता है। यह बल तभी लगाया जा सकता है जब शरीर का वस्तु से सीधा संपर्क हो, जैसे किसी वस्तु को उठाना, धक्का देना, खींचना या जैसे वेट लिफ्टिंग, भार को उठाना, जिसमें हाथों का मेनली काम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या होता है? इनका निश्चित आकार होता है और इनका निश्चित आयतन होता है, जैसे कोई लकड़ी हो गई, बर्फ हो गया या कोई भी अन्य चीज़ हो गई। दूसरा क्या है? द्रव है। तो इसमें आयतन तो निश्चित होता है पर इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, कि जैसे पानी है, पानी को जिस भी बर्तन में डालेंगे वैसे ही उसका शेप हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा और ऐसे अन्य चीज़ें हो जाएंगी। तीसरा क्या है? गैस। इसमें ना तो आकार और ना ही आयतन इनका निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो गई, हवा हो गई या भाप या जलवाष्प हो गया। तो इनका कोई भी आयतन या आकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन जीव का वह गुण या विशेषता होती है जो उसे अपने परिवेश में समायोजित होने, जीवित रहने और प्रजनन करने के योग्य बनाता है, या किसी वातावरण के अनुरूप ढलने के लिए जीव की संरचना या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 12, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर? तो एक तरफ हम लोग सजीव लिखेंगे, दूसरी तरफ निर्जीव लिखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि किस सजीव में जीवन होता है और निर्जीव में जीवन नहीं होता है। सजीव श्वसन करते हैं या सांस लेते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं या सांस नहीं लेते हैं। सजीव में क्या होती है? वृद्धि होती है, जैसे बच्चा छोटा होता है फिर धीमे उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। निर्जीव में क्या होगा? इनमें वृद्धि नहीं होती है। बॉक्स जितना बड़ा आज है 10 साल बाद ही बॉक्स उतना ही बड़ा रहेगा, या कोई भी चीज़। फिर और क्या है कि जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, कि वो अपने जैसी नई संतान की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वे प्रजनन
नहीं करते हैं। सजीव में क्या होता है कि उनमें गति होती है, मूवमेंट होता है, जैसे हम यहाँ से कहीं और जा सकते हैं, उनको पोषण, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं होती हैं। लेकिन निर्जीव में कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए कि सजीव में हो जाएगा मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, केचुआ हो गया, कुत्ता बिल्ली जो भी हैं सब हमारे सजीव के उदाहरण हो गए। निर्जीव में क्या आ जाएगा, जैसे मेज हो गया, पुस्तक, डस्टर, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, ये सब अन्य चीज़ें सब किस में आ जाएंगी, निर्जीव में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13, पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। कि स्वपरागण वह होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। मतलब एक ही पेड़ के अंदर ही अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, एक हो गया बालसम और दूसरा सूरजमुखी का पौधा। इसका दूसरा क्या है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पौधे के पुष्प के परागकणों का प्रकीर्णन दूसरे पौधों पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है तो ऐसे परागण को हम लोग पर परागण कहते हैं। जैसे मक्का का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, इन सब में क्या होता है कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो मिश्रण होता क्या है कि यह मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप से मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक पदार्थ अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखता है। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इनमें जो घटक होते हैं समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्रण का हर हिस्सा समान गुणधर्म रखता है। घटकों को आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर पानी में हम लोग नमक घोल दें तो हम लोग ये नहीं बता सकते कहाँ का पानी ज़्यादा नमकीन है या कहाँ का ज़्यादा मतलब कम नमकीन है। या जैसे चीनी पानी में घोल दें तो वहाँ पे मिठास क्या रहेगी, पूरे उसमें एक जैसी मिठास रहेगी। दूसरा क्या है, इसमें है विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो घटक होते हैं असमान रूप से वितरित होते हैं। मिश्रण के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग गुणधर्म होते हैं। घटकों को आसानी से अलग अलग करके देखा जा सकता है। जैसे अगर पानी में हम लोग बालू मिला दें या रेत मिला दें या पानी में हम लोग तेल मिला दें तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से देख सकते हैं कि तेल ऊपर ऊपर बह रहा है और नीचे पानी है। या अगर हम लोग बालू डाल देते हैं तो क्या होगा, बालू नीचे जाके बैठ जाएगी तो हमको ये पता चल जाएगा ये कैसा है, ये विषमांगी मिश्रण है जो कि दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिक्स नहीं हुए हैं या उनका मिश्रण नहीं बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ चल रही है तो 120 मीटर इनको तय करना है। अगर इसको सीधे लिख लेते हैं कि 1 सेकंड में या 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में तो 1 मीटर कितने में चलेगी, 1/20 में। तो 120 मीटर का हमको निकालना है। तो 120 मीटर कितने में चलेगी, गुणे 120 हो जाएगा। 100 काट देंगे आ जाएगा 6, तो 6 सेकंड इसको लगेगा इतनी दूरी तय करने में। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम जड़त्व का नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो इनका जड़त्व का नियम क्या कहता है कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो वह तब तक अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग देखें कि विरामावस्था का जड़त्व, जब कोई बस अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उनका शरीर विराम की अवस्था में बना रहना चाहता है। दूसरा क्या है कि गति का जड़त्व, जैसे चलती हुई बस से अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उनका शरीर गति की अवस्था में बने रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 17, घर्षण बल क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखिए। कि घर्षण बल एक ऐसा प्रतिरोध
बल है जो दो तलों के बीच होने वाली सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। यह बल सतह की प्रकृति पर और दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। अब इनका डेली क्या यूज हमारे जीवन में, जैसे जब हम लोग चलते हैं कि घर्षण के कारण ही हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं। अगर घर्षण ना हो, अगर बहुत ही क्या होगा, जैसे टाइल्स पे हम लोग चलते हैं, पानी पड़ा हो तो वहाँ पे क्या होगा कि जो जो घर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो घर्षण कम होने की वजह से हम लोग क्या होता है, फिसल जाते हैं। वस्तु को पकड़ना, घर्षण बल की वजह से ही हम वस्तुओं को अपने हाथ में पकड़ पाते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत चिकनी हो तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग के हाथ से फिसल जाती है। लिखने में भी यही चीज़, अगर पेन पेंसिल से कागज़ पर लिखना, क्योंकि घर्षण के कारण ही संभव होता है। जो कागज़ होता है थोड़ा मतलब रफ होता है, इसी वजह से हम लोग उस पर लिख पाते हैं। वाहन का चलाना या रोकना, जैसे हम लोग गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी होती है या उसमें कुछ मतलब छेद या कुछ बना रहता है, जिससे क्या होता है कि टायर सड़क पर आसानी से चलता है। नहीं तो क्या होगा, बारिश के मौसम में गाड़ी क्या हो जाती है, स्लिप कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? पौधों की अलैंगिक जनन की विधियाँ लिखिए। कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल जनन से ही नया जीवन बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। इससे उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। जैसे अगर हम लोग विखंडन देखते हैं तो विखंडन में क्या होता है, जैसे जीवाणु में होता है तो उसमें क्या होता है, विखंडन होता है या फिजन होता है। दूसरा क्या है, बडिंग या उसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, जैसे ये ईस्ट में पाया जाता है। तीसरा क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण, ये किस में होता है, फर्न में होता है, मांस में होता है या कवक में होता है, उसी को फंजाई कहते हैं। या खंडन में होता है, फ्रेगमेंटेशन, जैसे स्पायरोगायरा में होता है। पांचवा क्या है, कायिक प्रवर्धन, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो भी ऊपर बताए थे कि आलू में, अदरक में, गुलाब में, इन सब को हम लोग कायिक प्रवर्धन से नया पौधा बना सकते हैं। छठा क्या है, पुनर्जनन या रीजनरेशन, जैसे ब्रायोफिल्म की पत्ती से हम लोग नया बना सकते हैं कि नया पेड़ ही पूरा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा विज्ञान का 2020 का भी पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फिर से मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।